दोस्तों, सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंसेज में सिंपल सेंटेंस बनाना हम लोग सीख रहे हैं और इसमें हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए पार्टिसिपल का जो यूज है उसे हम लोग देख चुके हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट इसको अभी हम लोग देख चुके हैं। यूज ऑफ नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन ये भी रूल देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे यूज ऑफ इन्फिनेटिव। दोस्तों, यूज ऑफ इन्फिनेटिव यानी इन्फिनेटिव का जो प्रयोग होता है उसी से मिलता जुलता यूज ऑफ टू और एनफ भी होता है। तो ये दोनों यूज ऑफ इन्फिनेटिव और यूज ऑफ एनफ ये दोनों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सिंथेसिस की इस कड़ी में हम लोग देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए यूज ऑफ इन्फिनेटिव, यूज ऑफ टू और एनफ, ये दो रूल आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूज ऑफ इन्फिनेटिव और उसके बाद देखेंगे टू और एनफ का प्रयोग। तो देखिए इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव आपका जो क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से आपका इन्फिनेटिव बनता है और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से जो इन्फिनेटिव बनता है, ये दो प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच यूज होते हैं इसमें। पहला आपका वर्ब होता है, यानी वो जो शब्द बनेगा इन्फिनेटिव वो वर्ब का काम करेगा, क्रिया का काम करेगा और इसके साथ साथ नाउन का भी काम करेगा। इसका यूज कहाँ पे होगा इन्फिनेटिव का? इन्फिनेटिव का जो यूज होता है वो आपका जब कोई भी दो वाक्यों में से एक वाक्य में कोई काम हो, कोई एक्शन होगा और उस एक्शन का उद्देश्य जो होगा वो जो है दूसरे वाक्य में व्यक्त किया जाएगा। यानी जो दो वाक्य होंगे उन दोनों वाक्यों में से एक वाक्य में कोई काम होगा, कोई एक्शन होगा और दूसरे वाक्य में उसका उद्देश्य बताया जाएगा। अगर इस प्रकार का कोई दो सेंटेंस या दो से अधिक सेंटेंस मिलते हैं तो उनका प्रयोग इन्फिनेटिव के द्वारा किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे चार प्रकार के वाक्य का ग्रुप है, इन्हें हम लोग देखते हैं। ही टूक अ नाइफ, ही वांट्स टू किल द hen। यहाँ पे देखिए इस वाक्य में एक एक्शन हुआ है, काम हुआ है। वो एक्शन क्या है? चाकू लेने का काम है। ही टूक अ नाइफ, उसने चाकू लिया। तो इस चाकू लेने का जो उद्देश्य है वो क्या है? उद्देश्य क्या है? टू किल द hen। ये उसका उद्देश्य है मुर्गी मारना, यानी चाकू उठाने का जो काम हुआ इस काम का उद्देश्य क्या है? टू किल द hen, मुर्गी मारना उसका उद्देश्य है। तो जो ये उद्देश्य है इसी उद्देश्य को इन्फिनेटिव में चेंज किया जाता है और जनरली लगभग 60% वाक्यों में आपके ऐसे होंगे जिसमें इन्फिनेटिव यूज रहेगा ऑलरेडी। जैसा कि इस वाक्य में दिया गया है, ये किल के पहले आपका जो टू यूज हुआ है ये आपका क्या है? इन्फिनेटिव है और ये इन्फिनेटिव ऑलरेडी इसमें यूज हुआ है। इसके साथ साथ जो इसका ऑब्जेक्ट है ये पूरा पोर्शन उठ करके पहले वाले वाक्य में जुड़ जाएगा और ये वाक्य आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी जो उद्देश्य दर्शाने वाली क्रिया होगी उसी को इन्फिनेटिव में चेंज करके पहले वाले वाक्य में जोड़ देते हैं। इन्फिनेटिव का यही रूल है। तो ये आपका वाक्य बन जाएगा ही टूक अ नाइफ टू किल द hen। दूसरा वाक्य देखिए, ही वांट्स टू स्टडी, ही हैज गॉन टू आगरा। ही वांट्स टू स्टडी, वह पढ़ना चाहता था। ही हैज गॉन टू आगरा, वह आगरा चला गया है। तो काम देखा जाए किस वाक्य में हुआ है? इसमें काम हुआ है, इसमें एक्शन हुआ है। क्या एक्शन हुआ है? आगरा जाने का। यहाँ आगरा जाने का काम हुआ। तो ये जो एक्शन हुआ इस एक्शन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है स्टडी करना, यानी आगरा जाने का उसका जो उद्देश्य है वो है स्टडी करना। तो ये जो स्टडी करना उद्देश्य है यही आपका क्या है? इन्फिनेटिव है। और इन्फिनेटिव ना भी होता तो इसके पहले टू जोड़ करके इन्फिनेटिव बनाते और इसे उठा करके इस वाक्य के लास्ट में जोड़ देते, क्योंकि उद्देश्य जो बताने वाली क्रिया है उसे इन्फिनेटिव में चेंज करना है और उसे उठा करके वाक्य के लास्ट में जोड़ देना है। तो ये आपका इस तरीके से वाक्य बन जाएगा, ही हैज़ गॉन टू आगरा टू स्टडी। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं।
आई रिसीव्ड हर लेटर, आई वॉज ग्लैड। देखिए, दो प्रकार के जनरली इन्फिनेटिव का यूज होता है। एक तो इन्फिनेटिव का प्रयोग तब होगा जब दो वाक्यों में से एक वाक्य में कोई एक्शन होगा, कोई काम होगा और इसका उद्देश्य दूसरे वाक्य में बताया जाएगा, तब जो है इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा। ये पहला रूल है। और दूसरा तो ये है कि जब कोई एक्शन पहली क्रिया में हो और इस एक्शन का प्रभाव दूसरी वाले वाक्य में दिखे, मतलब कि पहले वाक्य में कोई एक्शन होगा, इस एक्शन का जो प्रभाव होगा वो दूसरे वाक्य में दिखेगा। अगर इस प्रकार की बनावट है तो ऐसा अगर संबंध दोनों वाक्यों में है तो उसका प्रयोग भी इन्फिनेटिव के रूल के द्वारा किया जाता है। लेकिन ऐसे जो संबंध वाले वाक्य होते हैं उनका तो और भी तरीके से सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है, इसलिए ऐसे वाक्य बहुत ही कम मिलते हैं इन्फिनेटिव के रूल में। ये लगभग 10 से 20% ऐसा संभावना है कि आपको मिल जाए। तो जैसा कि ये आपका वाक्य है, आई रिसीव्ड हर लेटर, मैंने उसके पत्र को प्राप्त किया। आई वॉज ग्लैड, मैं प्रसन्नचित्त था, मैं आनंदित था। तो यहाँ पर काम हुआ है, क्या काम हुआ है? पत्र को प्राप्त करने का, रिसीव करने का काम हुआ है, एक्शन हुआ है। और इसका जो प्रभाव है वो दूसरे वाक्य में दिख रहा है कि इसको प्राप्त करने से आनंदित होने का जो प्रभाव है वो इस वाक्य में दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार के वाक्य भी आपके इन्फिनेटिव के द्वारा बनते हैं। इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए जो काम हुआ रहता है उसे इन्फिनेटिव में चेंज करना होता है। जैसे रिसीव करने का काम जो यहाँ पे हुआ है इसे इन्फिनेटिव में चेंज करना होगा। तो ये हो जाएगा टू रिसीव हर लेटर। टू रिसीव आपका इन्फिनेटिव हो गया, ये आपका हर लेटर उसका ऑब्जेक्ट हो गया। ये दोनों उठ करके वाक्य में जुड़ जाएगा जो प्रभाव दिखाने वाला वाक्य होता है। तो इसका बन जाएगा आई वॉज ग्लैड टू रिसीव हर लेटर। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। इसको और भी तरीके से पार्टिसिपल के यूज के द्वारा भी ये बनाया जाता है। तो पार्टिसिपल का रूल हम लोग पढ़े ही हैं। सब्जेक्ट जब एक हो और एक के बाद दूसरी क्रिया हो और क्रिया में आपस में संबंध हो तो पार्टिसिपल का यूज होता है। जैसे रिसीव करने का काम हुआ है और फिर यहाँ पे आनंदित होना है, यानी अगर रिसीव किया तभी आनंदित हुआ, रिसीव नहीं करता तो आनंदित नहीं होता। इस नाते कारण परिणाम का संबंध इसमें दिख रहा है। तो पार्टिसिपल का यूज यहाँ पे होगा। पार्टिसिपल के यूज के लिए जो ये क्रिया है, जो काम पहले होता है, रिसीव करने का पहले काम हुआ फिर आनंदित हुआ है, तो जो रिसीव करने का काम है ये क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म है उसी में आईएनजी जोड़ करके पार्टिसिपल बन जाएगा और सब्जेक्ट हट जाएगा। ये हो जाएगा रिसीविंग हर लेटर कामा आई वॉज ग्लैड। तो इस तरीके से आप पार्टिसिपल के यूज के द्वारा भी इसे बना सकते हैं और इन्फिनेटिव के द्वारा भी इसे बना सकते हैं। तो ये दो प्रकार की बनावट आपके इन्फिनेटिव में आती है। नीचे देखिए एक वाक्य है, ही वांट्स टू पास हिज एग्जामिनेशन, वह अपने एग्जामिनेशन को पास करना चाहता है। ही वर्क्स हार्ड फॉर दैट, उसके लिए वह कठिन परिश्रम करता है। तो देखिए यहाँ पर एक्शन हो रहा है कठिन परिश्रम करने का। तो यहाँ पे अगर एक्शन हो रही है तो दूसरे में उद्देश्य होना चाहिए। तो इस क्रिया का उद्देश्य क्या है? वर्क हार्ड करने का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है टू पास हिज एग्जामिनेशन। तो ये जो आपका टू पास से लेकर के हिज एग्जामिनेशन है ये आपका यहाँ पर आकर के इस वाक्य में जुड़ जाएगा और ये आपका बन जाएगा ही वर्क्स हार्ड। ये फॉर दैट भी यहाँ से निकल जाएगा। ही वर्क्स हार्ड टू पास हिज एग्जामिनेशन। तो इस प्रकार से यूज ऑफ इन्फिनेटिव का प्रयोग करके बना सकते हैं। अब नीचे के कुछ वाक्य हैं जो टू और एनफ के लिए दिए गए हैं। टू कहाँ पे प्रयोग होगा, एनफ कहाँ पे प्रयोग होगा, इसे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जो टू और एनफ का प्रयोग है ये भी आपके इन्फिनेटिव वाले रूल में ही आते हैं और बिना इन्फिनेटिव के इनका भी यूज नहीं होता है। देखिए दो प्रकार के वाक्य आएंगे टू और एनफ का जहाँ पे प्रयोग होगा। देखिए जो दो वाक्य होंगे इन दोनों वाक्यों में पहले वाक्य में कोई एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब यूज होगा। तो जो ये एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब यूज होगा
इसके कारण दूसरे वाले वाक्य में कोई काम, कोई एक्शन होगा अथवा नहीं होगा। ये दो कंडीशन बनती है। अगर इस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के कारण कोई काम दूसरे वाक्य में हो रहा है तो उसके लिए एनफ का प्रयोग किया जाता है, और अगर इस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के कारण दूसरे वाले वाक्य में कोई काम नहीं होता है तो टू का प्रयोग किया जाता है। अब ये टू का जो प्रयोग होगा ये एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के पहले होता है, और जो एनफ होता है वो एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के बाद यूज होता है। और दूसरे वाले वाक्य में जो एक्शन होता है अथवा नहीं होता है उसके पहले टी और टू का यूज करके उसे इन्फिनेटिव बनाया जाता है। ये इसका रूल है टू और एनफ का। इसे हम लोग अच्छे से वाक्य में देखते हैं। देखिए जो ये पहला वाक्य है, ही इज पुअर, ही कैन नॉट बाई अ न्यू कार। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो एडजेक्टिव है इसके कारण इस वाले वाक्य में कोई काम नहीं हो पा रहा है। क्या काम नहीं हो पा रहा है? बाई करने का काम नहीं हो पा रहा है। तो ये जो काम नहीं हो पा रहा है, तो अगर नहीं हो पा रहा है तो इस पुअर के पहले टी डबल ओ टू का यूज किया जाएगा। और दूसरे वाले वाक्य में देखिए, ही इज रिच, वह अमीर है। इस एडजेक्टिव के कारण इस वाक्य में काम हो पा रहा है। क्या हो पा रहा है? बाई करने का काम हो पा रहा है। एक नया कार वो खरीद सकता है, इसमें काम हो पा रहा है। तो हो पा रहा है तो ये जो एडजेक्टिव है इसके बाद यहाँ पे एनफ का प्रयोग किया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज़, जो ये काम हो पा रहा है अथवा नहीं हो पा रहा है इसके पहले टू लगा करके इन्फिनेटिव बनाया जाता है, और वाक्य के जो शेष भाग होते हैं उन्हें उठा करके पहले वाले वाक्य में जोड़ लिया जाता है। तो इस तरीके से अगर इस वाक्य को देखा जाए तो ये हो जाएगा, ही इज टू पुअर टू बाई अ न्यू कार। पहला वाला वाक्य बन जाएगा। दूसरा वाला, ही इज रिच एनफ टू बाई अ न्यू कार। ठीक, तो इस तरीके से ये टू और एनफ का यूज करके, इन्फिनेटिव का यूज करके हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। नीचे के भी वाक्य देख लीजिए। ही इज वीक इन इंग्लिश, ही कान पास बीए। तो यहाँ पर वीक जो एडजेक्टिव यूज हुआ इसके कारण यहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है, तो इसके पहले हम लोग टू लगा लेंगे, टी डबल ओ टू। और इधर जो ये काम नहीं हो पा रहा है, पास होने का काम नहीं हो पा रहा है, तो इस पास होने के पहले टू लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा, ही इज टू वीक इन इंग्लिश टू पास बीए। ये आपका ये वाक्य बन जाएगा। यहाँ देखिए, ही इज स्ट्रांग, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। तो यहाँ स्ट्रांग होने के कारण ही बॉक्स को उठा पा रहा है, तो इस नाते इसके बाद यहाँ पे क्या लग जाएगा? एनफ का प्रयोग हो जाएगा, और यहाँ लिफ्ट के पहले टू लग जाएगा, और ये इन्फिनेटिव बन करके पूरा ये पोर्शन उठ करके इस वाले वाक्य में जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा, ही इज स्ट्रांग एनफ टू लिफ्ट दिस बॉक्स। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोग इन्फिनेटिव, टू और एनफ का यूज करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं।